सबसे पहले हम करेंगे आपका पहला सेटलमेंट विच इज द जमींदारी सिस्टम। कब इंट्रोड्यूस हुआ? दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवेलिस एंड जॉन शोर। जमींदारी सेटलमेंट ने ना बेसिकली रिप्लेस किया था इजारादारी सेटलमेंट को या सिस्टम को। इजारादारी सिस्टम या सेटलमेंट क्या होता था ना, इसमें फॉर एग्जांपल लैंड रेवेन्यू होना है तो बोली लगती थी कि सबसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू कौन ला कर देगा, जो हाईएस्ट बिडर होता था वो जीत जाता था। एंड दिस वाज द इजारादारी सेटलमेंट और सिस्टम जिसको इंट्रोड्यूस किया था आपके वैरेन हेस्टिंग्स ने। एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 1772 व्हिच वाज रिप्लेस्ड विद जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम हो गया, किंग के पास नंबर ऑफ जागीर्स है। जागीर मतलब लैंड है, राइट? लैंड के ऊपर जागीरदार्स हैं जो उसको संभाल रहे हैं, जिनको हम प्यार से जमींदार्स कहते थे। तभी जमींदार्स अभी भी बहुत रिच हैं, उनके पास बहुत लैंड्स हैं, राइट? सो जमींदार्स और इनके अंडर काम करते थे पीजेंट्स। किसके पास होती थी अथॉरिटी रेवेन्यू कलेक्शन की? जमींदार के पास, दैट इज जागीरदार्स, राइट? सो जमींदार had the right to collect the revenue, therefore it is known as the जमींदारी सिस्टम। रायोतवारी में रायोत के पास राइट है कलेक्शन करने का, महालवारी में महाल के पास है राइट कलेक्शन करने का, इसमें जमींदार के पास है, इसलिए हम इसको जमींदारी सिस्टम या सेटलमेंट कहते हैं, राइट? अब ये कहां इंट्रोड्यूस होगा? 1793 की बात हो रही है, ये वहां इंट्रोड्यूस होगा जो सबसे पहले इनके पास गया लैंड। कौन कौन सी लैंड गई इनके पास? ओडिशा, बिहार, ये सब जगहों पर इंट्रोड्यूस हुआ था जमींदारी सेटलमेंट। अब होता क्या था, पीजेंट को लगान देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था टू द जमींदार। अब ये टैक्स कितना होता था? जितना भी अमाउंट बनता था ना, उसका मोर देन 50% हैज टू बी पेड। अब ये जो जमींदार था ना, इसके पास आप लगाओ जितना पैसा आया उसमें से 1/10 इसका है और बाकी का जो हिस्सा बचा दैट हैज टू गो टू द कंपनी। वो कंपनी के पास तो जो कितना ज्यादा पैसा भरते होंगे ये लोग एज रेवेन्यू, ठीक है? इनमें एक और क्लॉज होता था। क्लॉज क्या होता था? चलो क्लॉज पे बात पे आते हैं। देखो ये जो पीजेंट्स होते थे ना, इनकी बड़ी बुरी हालत थी। बड़ी बुरी हालत क्यों थी? पहले तो ड्रॉट आ जाना, फेमाइन आ जाना, फ्लड आ जाना, कुछ भी आ जाना बहुत कॉमन चीजें होती थी। उन चीजों से इनको कोई परवाह नहीं है। जो रेवेन्यू डिसाइडेड है वो देना पड़ेगा आपको। फिर ड्रॉट आए, फेमाइन आए, जो मर्जी आता रहे, आपको भरना ही भरना पड़ेगा। ज्यादा यील्ड नहीं हुई, ज्यादा पैसा नहीं कमाया, अगले साल वापस फसल लगानी है। फसल क्या नाम लेके लग जाती है कि नहीं पैसा चाहिए। गए जमींदार के पास, बोला जमींदार जी पैसा दो। हाई इंटरेस्ट के ऊपर इनको पैसा मिलता था, पढ़ना लिखना आते ना, अंगूठे लगा के चलो भाई, ठीक है? अब इनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही काम है फसल लगाने का, नई बेटी की शादी, दहेज, वो भी तो करनी है। सो रोजमर्रा के चीजों के लिए जो पैसा लगता था ना, वो सारा का सारा पैसा ये जमींदार से लेते थे। तो ये एक तरीके का विशियस साइकिल बन जाता था जिससे वो बाहर कभी निकल ही नहीं पाते थे और उसी में ही फंस के रह जाते थे। और अगर पीजेंट फेल हो गया पैसा देने में तो उनकी लैंड छीन ली जाती थी। सो अब वो ओनर्स नहीं है, अब वो सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स हैं। तो यहां पे ओनरशिप राइट किसके पास है? जमींदार के पास है, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं है। इसीलिए इस सेटलमेंट को हम प्यार से सनसेट क्लॉज भी कहते हैं कि सनसेट हुआ, जमीन गई। सो 1 डे भी नहीं मिलता था इनको कि आप कोई बात नहीं कल दे देना या 2 दिन बाद दे देना, नहीं, इसलिए हम इसको सनसेट क्लॉज भी कहते थे, ठीक है? कहां हुआ? ये हुआ आपका बंगाल, ओडिशा, बिहार में, इन जगहों पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था। अब देखो एक और चीज है इनकी, लास्ट पॉइंट एंड देन विल डू लेटर। अब इसमें एक और चीज थी, इसमें क्या था ना, इसमें 1 टाइम टैक्स डिसाइड होता था।
जैसे इन जगहों पे जमींदारी लगा तो भाई इतना प्रतिशत टैक्स आपको देना पड़ेगा, राइट। वो पीरियोडिक रिवीजन में का पार्ट नहीं था, पीरियोडिक रिवीजन नहीं होती थी, इसीलिए हम जमींदारी सेटलमेंट को प्यार से परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। ये आपने सुना होगा। Who introduced the permanent settlement? This is the permanent settlement. And why it is called so? Because one time tax fixed, no periodic revision. और इसी वजह से ब्रिटिशर्स को लॉस होने लगा और तब आएगा रयोतवारी सेटलमेंट, जिसमें पीरियोडिक रिविजन्स होती थी। हर 20 से 25 साल के बाद टैक्स घटता तो कभी नहीं था, बढ़ जरूर जाता था। अब देखो सब में आपको क्या याद रखना है रेवेन्यूज में। नंबर 1 किसने इंट्रोड्यूस किया, नंबर 2 कहां कहां इंट्रोड्यूस हुआ, एंड नंबर 3 डिफिकल्ट लेवल पे है, पूछते नहीं है, शायद आपको स्टेटमेंट में पूछ ले कि इनमें से किसके पास हेरिडिटरी राइट्स होते थे, किसके पास नहीं होते थे। सो याद रखना जमींदारी में ना जमींदार के पास होते थे हेरिडिटरी राइट्स। हेरिडिटरी राइट्स मतलब मुझे मिला, फिर मेरे बेटे को मिला, आगे बेटे, ऐसे जाता था। मुझे बताओ क्यों किया ऐसा? लॉयल्टी है कि नहीं, कि मेरी भी गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो मेरे बेटे की भी लग गई है गवर्नमेंट जॉब। थोड़ा सा भी हेल फूल किया या डिसलॉयल हुए तो जमीन गई, जमींदार भी गया, एंड ऑफ कोर्स सब कुछ गया। ठीक है। सो इसीलिए जो बाकी के 2 सेटलमेंट्स आएंगे वो तभी आए थे क्योंकि पहली वाली में जो गलतियां थी वो आगे चल के सेटल करने के लिए आए थे। ठीक है।